बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो आज खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ एहतजाज करने जा रही है और दूसरी जानिब मीर अली के अंदर एहतजाज की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है। और ये एहतजाज मीर अली में जब ड्रोन हमला हुआ शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में, जिसमें 4 बच्चे शहीद हो गए, ख़वातीन समेत कुछ और दीगर लोग उसमें ज़ख्मी हुए और दहशतगर्दों के हवाले से कोई इतला नहीं आई, तो उसके बाद से अब तक वहाँ पे एहतजाज चल रहा है। उनके चंद मुतालबात हैं, ये खबर मैं आपके सामने रखता हूँ। उसका रीज़न ये है कि यहाँ जो हुकूमत है उसने मौक़िफ़ कुछ और दिया है। हुकूमत से मुराद ISPR का ये कहना है कि उन्होंने कोई ड्रोन हमला नहीं किया, बल्कि वो इसको दहशतगर्दों की कार्रवाई करार दे रहे हैं और इसके पीछे भारत का हाथ बताते हैं। लेकिन चंद सवालात पैदा हो जाते हैं ना कि ये वाला फिर ड्रोन हमला किया किसने। यानी अगर वो कह रहे हैं कि ये भारत ने किया है तो ये तो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हो गई और सिविलियन का कत्लेआम हो गया। लेकिन अगर भारत ने अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए से या दहशतगर्दों के ज़रिए से फितनतुल खवारिज सपोर्टेड बाई भारत, अगर उनके ज़रिए से ये करवाया है हमला TTP के ज़रिए से, तो फिर भी हमें समझना पड़ेगा कि तालिबान के हाथ में ख़तरनाक ड्रोन्स लग चुके हैं जो एक मिसाइल मार के कई लोगों को कत्ल कर सकते हैं, शहीद कर सकते हैं। तो ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात है। फिर एक सवाल और है पूछने वाला कि ये ड्रोन वापस गया कैसे। यानी पाकिस्तान की हुदूद में एक ड्रोन दाखिल होता है, वो अपनी कार्रवाई करता है और फिर वापस चला जाता है, और अब तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसके बारे में कोई मुसद्दका इतला हमारे सामने नहीं आई। यानी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को अगर आप ले तो उन्होंने अभी तक इसके ऊपर कोई ऑफिशियली ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जो इस चीज़ को क्लियर करे। देखें, जो स्टेटमेंट है वो इमरान खान साहब की जानिब से तो आया, वो ड्रोन हमलों की मुखालफत पहले भी करते थे, अब भी कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट आया जो मकामी अफराद हैं मीर अली के, वो ये कहते हैं कि हम गवाही दे रहे हैं कि ये ड्रोन हमला था और ये ड्रोन हमला किया गया है। उनके मुतालबात में आपको बताऊंगा तो उनके मुतालबात से ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तानी सरकार जो है उसको जिम्मेदार समझते हैं इस ड्रोन हमले के लिए, या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को जिम्मेदार समझते हैं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है और गलत जगह पे ड्रोन हमला हो गया जिसमें सिविलियंस का बहुत नुकसान हो गया। उनके मुतालबात मैं आपको भी बताता हूँ आगे चल के। लेकिन एक मौक़िफ़ इसमें ना सूबाई हुकूमत का ना वफाकी हुकूमत का, एक मौक़िफ़ इसमें DG ISPR का आया जो मैंने आपको अभी बता दिया है। अब बड़ा सवाल ये पैदा हो गया कि ये ड्रोन क्या गिराया गया या नहीं गिराया गया, ये ड्रोन गया कहाँ पे, क्योंकि जो DG ISPR ने बात की उसमें कहीं पे ड्रोन का मेरे ख्याल में लफ्ज़ नहीं था। ये मकामी लोग बार बार क्लेम करते हैं और सहाफ़ी वो ये कहते हैं जनाब कि ये ड्रोन हमला ही था। अब ज़रा आप आ जाएँ कि वहाँ पे जो धरना दिया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात मैं बाद में करूँगा, लेकिन जो 3 मुतालबात हैं मुज़ाहिरीन के कि मीर अली वाक़े की अदालती तहकीकात करवाएं और ज़िम्मेदारों को सज़ा दिलवाएं, पहली चीज़ वो ये कह रहे हैं। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि मुतासरा ख़ानदानों को इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़ और रियासती इमदाद फराहम की जाए। तीसरा मुतालबा वो ये कह रहे हैं कि ड्रोन हमलों का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाए। यानी वो शोर शॉट है कि ये ड्रोन हमले हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इंटरनेट की बंदिश है उसे ख़त्म किया जाए। इंटरनेट को बहाल ना किया गया तो छावनी की तरफ जो इंटरनेट केबल जारी है, ये जो मकामी बुजुर्ग हैं उन्होंने ये क्लेम किया, उन्होंने कहा जी जो कैंट की जानिब इंटरनेट केबल जारी है हम उसे काट देंगे, उन तारों को काट देंगे जिससे कंटोनमेंट को इंटरनेट की सहूलत मिलती है। तो अगर एतवार की शाम तक ज़िला भर में मोबाइल सर्विस और इंटरनेट को बहाल ना किया गया तो अव्वल तो वहाँ पे इंटरनेट आता ही बहुत थोड़ा सा है, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि बिल्कुल ही बंद है, वहाँ से कोई खबर बाहर नहीं आ रही। जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो वहाँ का इंटरनेट फ़ौरन बंद किया जाता है। पाकिस्तान में एक पैटर्न है, बलूचिस्तान में भी ये हो जाता है, खैबर पख्तूनख्वा में कबायली इलाकों में भी ये हो जाता है। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेज का एक पैटर्न है कि इंटरनेट फौरी तौर पर मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो ये भारत ने किया है या मुल्क के दुश्मनों ने किया है तो फिर तो इंटरनेट चलना चाहिए ताकि उन्हें एक्सपोज किया जा सके। लेकिन ये इल्ज़ाम वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो डाल रहे हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ऊपर कि उनकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। अब मीर अली धरना कमेटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि लॉन्ग मार्च का आगाज़ मीर अली में एहतजाजी धरने की जगह से होगा और ये अब इस्लामाबाद जाएंगे। ये बनू बाज़ार और टाउनशिप चौक से गुजरते हुए डोमेल हाईवे चौक तक पहुँचेगा, जहाँ मकामी लोग भी मार्च में शामिल हो जाएंगे और उसके बाद ये मार्च करक और कोहाट की तरफ बढ़ेगा जहां दीगर लोग काफिले में शामिल हो जाएंगे। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये लोग अपने हकूक़ के लिए इस्लामाबाद जाना चाहते हैं
तो क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इन्हें फैसिलिटेट करेगी, इनका रास्ता रोकेगी या इन्हें जाने देगी? देखिए बड़ी अजीब सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा के लिए, गवर्नमेंट के लिए। एक तरफ वहां की गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दे रही कि ये ड्रोन हमला था, आया हुआ क्या, क्योंकि अब ये सेटल्ड एरिया है और इसके बारे में सूबाई हुकूमत को बताना चाहिए। और दूसरी जानिब जिनकी सूबाई हुकूमत है यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, वो एहतजाज करने जा रहे हैं सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर में। भाई अब ड्रोन हमला पेशावर से तो हुआ नहीं, पुलिस ने तो ड्रोन हमला किया नहीं, तो फिर आप पेशावर में एहतजाज करने क्यों जा रहे हैं? मीर अली में तो समझ आती है कि वहां पे ड्रोन हमला हुआ है, वो लोग वहां पे एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन ड्रोन हमला अगर किया तो ये तो फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ना सारा। तो अगर एहतजाज करना है तो फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ करना चाहिए। फिर जुनैद अकबर साहब को और सबको जाना चाहिए था इस्लामाबाद और वहां जाके ड्रोन हमले के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए था, जहां पे अब मीर अली से लोग जाना चाहते हैं। देखना यह है कि मीर अली के लोगों को वहां जाने दिया जाता है या नहीं, ये चीज़ें अभी पता चल जाएगी, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इमरान खान के लिए बहरहाल पाकिस्तान भर में मुजाहरे तेज़ होना शुरू हो गए हैं, लोग अपनी मदद आपके तहत निकलते हैं, एहतजाज करते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसमें कई हिस्से बने हुए हैं, हर हिस्सा एक बात के ऊपर जो है वो मुत्तफिक है कि इमरान खान साहब को बाहर निकालो और इसी में पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। अब कराची के अंदर एहतजाज हुआ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, सिंध में एहतजाज हो रहा है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, तहरीक चल रही है। उमरकोट में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए रैली हमने देखी, बहुत बड़ी रैली निकली वहाँ पे। फिर लाहौर में आज़ादी रज़ाकारों ने रैली निकाली है, रावलपिंडी में बार बार हम देखते हैं, समड़ियाल में ज़बरदस्त किस्म की कंपेन चल रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, ढोल के इंतखाबी निशान के साथ। PMLN का तो उम्मीदवार नजर आता है, ना उनका इंतखाबी निशान नजर आता है, ना कुछ और नजर आता है। तो वहां पे तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन को उन्होंने फेंक दिया एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे, यानी मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन लड़ना भी अब गवारा करना छोड़ दिया है कि इलेक्शन क्या लड़ना है, एस्टेब्लिशमेंट हमें इलेक्शन जितवा देगी। और वहां पे जो है वो इंतजामिया क्या कर रही है कि PTI के बैनर पोस्टर उतारती है और नून लीग के बैनर पोस्टर जो है वो चिपकाती है। उनको जिताने की जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट और इंतजामिया के कंधों पे है। तो देख लेते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कब तक इनको इलेक्शन जितवाती चली जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के खिलाफ नाजरीन वहां के लोग अब आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि गर्मियां शुरू हो गई हैं और लगातार गुज़िश्ता साल की तरह खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग बढ़ा दी गई है। और होता यह है, ये PMLN का पुराना तरीक़ाकार है। जब PMLN की पहले हुकूमत थी ना, तो पीपल्स पार्टी की अपोजिशन थी, तो सिंध के अंदर ये लोड शेडिंग ज़्यादा करते थे, पीपल्स पार्टी को ख़राब करते थे, परेशान करते थे और लोड शेडिंग को बतौर एक हथियार के इस्तेमाल करते थे। अब पीपल्स पार्टी इनकी इत्तेहादी है तो अब ये करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा लोड शेडिंग करते हैं। अब इसमें जो फैसल अमीन खान है, अली अमीन का भाई, ये मेंबर कौमी असम्बली है, तो इनका कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रोड्यूस करता है पाकिस्तान की आधी तकरीबन जो है हाइड्रो पावर, जो एक हाइड्रल जो बिजली पैदा होती है, पानी से बिजली पैदा होने के जो मंसूबे हैं वो आधे के करीब खैबर पख्तूनख्वा में है, वहाँ से पैदा होते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पे लोड शेडिंग करती है। और ये भी एक सच है कि सैकड़ों अरब देने हैं वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के बिजली की मद में। अब हुआ ये है कि ये एक डाटा है सरकारी और डाटा ये बता रहा है कि किसके सूबे के जिम्मे कितने कितने पैसे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा वाले बिल नहीं देते, ये प्रोपेगेंडा चलता है। लेकिन बिजली का बिल सबसे ज़्यादा जिन्होंने चोरी किया या जिन्होंने बिजली का बिल अदा नहीं किया, जिनके जिम्मे बिल है, सबसे ज़्यादा 67 बिलियन 67 अरब जो है ये सिंध के ज़िम्मे है, बलूचिस्तान और पंजाब दोनों के ज़िम्मे 42 अरब है, जबकि 10 अरब सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के ज़िम्मे है। और जनाब बयानिया बनाया जाता है कि शायद खैबर पख्तूनख्वा ने सबसे ज़्यादा पैसा देना है। लोड शेडिंग भी सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं और रिकवरी भी सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा से हुई है। उन्होंने यानी कम पैसा देना है वफाक का, बाकी सबने ज़्यादा देना है। हालांकि वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा का ज़्यादा पैसा देना है वापस, जो वो नहीं दे रहे क्योंकि वहाँ पे वो बिजली बनाते हैं और वो अब डिमांड कर रहे हैं। तो नाज़रीन, जहाँ पे हर शोबा तबाह कर रहे हैं वहाँ पे ये शोबा भी है। ज़राअत की इन्होंने क्या हालत की, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस वक्त जो आदाद शुमार आए हैं 2025 वाला जो फिस्कल ईयर है, इसमें जो ज़राअत का शोबा है पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का, उसकी जो ग्रोथ है वो 0.56% है। ये ग्रोथ रेट है, बेड़ा ही गर्क करके रख दिया ज़राअत का। ये 2021 में इमरान खान साहब के दौर में 3.5% तक ग्रोथ थी, कुछ बढ़ती है कभी कम होती है, ये होता रहता है। लेकिन लगातार जितनी मार इन्होंने किसान को मारी है, यानी पाकिस्तान का लगभग 40% जो लेबर तबका है या पाकिस्तान का लगभग 40% जो मेहनत कश है वो ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है।
वो किसान है, वो मेहनत जमीन के ऊपर करता है, वहां से इजनास उगाता है, उसको बेच के अपना और अपने बच्चों का और खानदान का पेट पालता है। अब ये जो पूरा एक तबका है पाकिस्तान के 40% मेहनत कश, इनको पीस के रख दिया है। इनकी ग्रोथ ऊपर जानी चाहिए थी, महंगाई बहुत ऊपर जा रही है, लेकिन इनकी ग्रोथ नीचे गई है और ये 0.56% तक, यानी 0.6%, बहुत ज्यादा भी करें आप तो यहां तक ये पूरा का पूरा शोबा ही बैठ गया है। कॉटन जो है उसकी पैदावार, यानी जिसे आप कपास कहते हैं, वो बहुत कम हुई है। पाकिस्तान में 3 टॉप इजनास है। नंबर 1 के ऊपर आती है चावल, ये भी कम हुई है, स्लाइटली कम हुई है, लेकिन चावल की पैदावार भी कम हुई है पाकिस्तान में। नंबर 2 पे आती है कपास। कपास की पैदावार लगातार पाकिस्तान में कम होती चली जा रही है और इसका इंपैक्ट आएगा जब आपकी इंडस्ट्री चलेगी, जब आप कपड़े का कारोबार करेंगे, जब आप धागा बनाएंगे, जब आप अगला काम करेंगे ना, आपकी इंडस्ट्री चलेगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो फिर आपको यह कपास बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और जब यही कपास आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो जाएगा, यानी आपको ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा, आप कम एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको नुकसान होगा। अपनी कपास हो जाए ना तो पाकिस्तान को नुकसान नहीं होता, लिहाजा इनकी पॉलिसियां बहुत खराब हैं। कपास का भी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। और तीसरी जो क्रॉप होती है पाकिस्तान में बड़ी, वो गंदुम है, और गंदुम अपने तखमीने से बहुत कम पैदा हुई है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद इस मरतबा फिर गंदुम इंपोर्ट करने पर, यानी बाहर से दूसरे मुल्कों से गंदुम मंगवाने पर मजबूर होगा। यानी हम दुनिया भर के किसानों को पैसा देंगे, दुनिया भर के ममालिक को पैसा देंगे, लेकिन पाकिस्तान के किसान को पैसा नहीं देंगे और गंदुम को हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे। तो ये इस वक्त ज़राअत की सूरत हाल है नादरीन। और तवज्जो कहां पे है, एक चीज़ और आपको मैं बताता हूं। ये शहबाज शरीफ साहब ने फोटो दी थी आर्मी चीफ को। ये भारतीय मीडिया में और सोशल मीडिया में पाकिस्तान का मजाक बना हुआ है और लगातार मजाक बना हुआ है। यानी इनको ये समझ नहीं आती कि हमने क्या काम किस तरीके से करना है, सही काम को भी गलत तरीके से करते हैं। भाई फोटो फ्रेम को देना था आर्मी चीफ को तो कोई सही वाला फोटो फ्रेम दे देते। अब वो जो फोटो फ्रेम शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ साहब को दिया है, वो 2019 की जो चीन की जंगी मशकें हैं, वो उनका फोटोशॉप किया हुआ एक फ्रेम है जो शहबाज शरीफ साहब ने दे दिया। ये ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस का नाम लेकर वो दे दिया और वो फील्ड मार्शल के मौके पर। और अब भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया मजाक उड़ा रहा है कि जनाब फोटो तो असली आप दे देते, पुरानी फोटो को आपने फोटोशॉप करके दे दिया है। तो समझ तो इनकी इतनी है, लेकिन भारतीय मीडिया जितना मर्जी मजाक उड़ाए, एक बात का उन्हें जवाब देना पड़ेगा। और ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में भी कई रिपोर्ट हुई है और ज़राए से ये खबर निकली है कि भारत जो है वो राफेल का मलबा छुपा रहा है। यानी जो राफेल तैयारे हैं उनका मलबा भारत छुपा चुका है, वो नहीं चाहता उसका एक नट बोल्ट भी सामने आए। ये राफेल का मलबा कहाँ छुपाया, ये भारत किसी को बता नहीं रहा। उन्होंने इसे रखा हुआ है टॉप सीक्रेट। और भारत अपने फौजियों पे भी इंहिसार नहीं कर रहा। भारत अपने जो बड़े अहम तरीन चंद लोग हैं उनके जरिए से भारत ने यह मलबा छुपाया हुआ है और भारत किसी को बता भी नहीं रहा। और सख्त निगरानी की जा रही है कि कोई फुटेज निकाल के बाहर ना ले जाए, कोई तस्वीर ना निकाल ले वहां से, कोई वीडियो ना बना ले वहां से। तो जहाज़ों का मलबा इन्होंने गायब कर दिया है और जहाज़ों का मलबा बहुत बड़े बड़े यार्ड्स के अंदर छुपा कर अब भारत ये सोच रहा है कि इसको गायब कैसे करें और मामला आगे कैसे बढ़े। फ्रांस की कोई तफ्तीशी कमीशन है, कोई इंक्वायरी कमीशन है जो गालिबन आया, अब ये मुबैना तौर पे, क्योंकि ये खबर मैंने कहीं और से पढ़ी है, वो ये कहता है कि जी जांच करनी है इसकी। ये मलबा हमें दिखाया, में पता चले ये जो हमारा तैयारा ये कैसे गिरा, किस तरीके से गिरा, ये चीज़ें हमारे साथ शेयर की जाएं। ना सिर्फ मलबा दिखाया जाए, साइट पे ले जाएं, हमें सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर करें, जितने भी इसके डॉक्यूमेंट हैं। जहाज़ जब उड़ता है तो पूरी उसकी एक ट्रेल बनती है, वो सारी चीज़ें आप दें हमें। लेकिन भारत ने इन मामलात को खुफिया रखने का फैसला किया है और कॉपरेशन नहीं की। मुबैना तौर पे फ्रांस की उस तफ्तीशी कमीशन के साथ कॉपरेशन नहीं की। हो सकता है फ्रांस भी यही चाह रहा हो कि कॉपरेशन ना हो, क्योंकि ऊपर ऊपर से तो वो खाना पूरी करेंगे, लेकिन अंदर से वो ये चाहेंगे कि जो भी हो जाए ये हजीमत और ये शर्मिंदगी छुपी रहे जो भारत के पायलट्स ने उनकी करवा दी है। नादरीन, एक और खबर है, और ये कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकता है, जो कि भारत रोक रहा है, कुछ ऐसे भारत के मंसूबे हैं जो उन्होंने 2030 में जाकर शुरू करने थे, वो पता चल रहा है कि भारत अभी उन पे काम शुरू कर रहा है और बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। भारत की ख्वाहिश है कि वो दरियाए झेलम पर से, दरियाए चनाब पर से और दरियाए सिंध पर से खुसूसन पाकिस्तान का पानी रोके और पाकिस्तान को बंजर करने की अपनी साजिश को कामयाब बनाए। हम यहाँ पे नलके खोल के तमाशे करते रहेंगे, देखो नलका खोला पानी आ रहा है, देखो नलका बंद किया पानी नहीं आ रहा। ये जब किसान को पता चलेगा ना कि फी एकड़ उसको पानी मिलना कितना कम हुआ है, तो वो आपको बताएगा कि नुकसान कितना हो गया है।
आप मीम्स जितनी मर्जी बनाएं, लेकिन ये एक बड़ा सीरियस इशू है और इस इशू को पाकिस्तान को सीरियस लेना पड़ेगा। हमारे पानियों के ऊपर भारत स्ट्रक्चर्स बना भी चुका है, बना भी रहा है और आइंदा के लिए कुछ बड़े स्ट्रक्चर्स को वो डिजाइन कर रहा है। अब कुछ लोगों ने यह दावा किया और पाकिस्तान के मीडिया में भी लोगों ने दावा किया, इंटरनेशनली भी कहा जाता है कि इसके बदले में, यानी जो भारत पाकिस्तान के साथ करने जा रहा है सिंध तास मुआहदे में, ये जो सिंध वाटर ट्रीटी है ना, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। वर्ल्ड बैंक इसके अंदर जामिन है। इसमें बाकी मुल्कों के साथ भारत के क्या मामला आते हैं उसका कोई बड़ा मेजर रोल नहीं है। दावा यह किया जा रहा है कि अगर सिंध का पानी भारत रोकेगा तो फिर चाइना रोक लेगा ब्रह्मपुत्र का पानी। ये जरा ब्रह्मपुत्र का नक्शा देखें, ये एक दरिया है, ये भारत में आकर गिरता है। नीले रंग का आपको दरिया नजर आ रहा है। ये जो ऊपर सफेद एरिया है जहां से ये नीली लकीर गुजर रही है, ये चाइना है और नीचे एक मुल्क भूटान है और एक नेपाल है। अच्छा, ये इसके बीच में एक इलाका है सरक्रीक का, जहां पे एक झगड़ा चलता है इंडिया का चाइना के साथ, और ऊपर लद्दाख भी है, वहां पे भी झगड़ा चलता है इंडिया का चाइना के साथ, अरुणाचल प्रदेश से ऊपर। अच्छा, ये ब्रह्मपुत्र दरिया आ रहा है और ये भारत का जो साउथ एरिया उसमें दाखिल हो जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश में आता है, आसाम में आता है और डिफरेंट भारत की रियासतों से गुजरता हुआ पूरे भारत का जो साउथ इंडिया है उसके पूरे इलाके से गुजरता हुआ ये नीचे चला जाता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश को तकरीबन सारे मुल्क को ये सैराब करता है और फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाके समंदर में गिर जाता है। ये है ब्रह्मपुत्र दरिया। ये दो बड़े दरिया हैं इस रीजन के, और एक सिंध और एक ब्रह्मपुत्र। और मजे की बात यह है कि चार बड़े दरिया एक ही झील में से निकलते हैं और उस झील का नाम है मानसरोवर लेक। ये जरा आप उसकी तस्वीर भी देख लें, ये आपको नजर आ रही होगी। ये यहाँ पे झंडियाँ वंडियाँ इसलिए लगी हुई हैं कि ये बड़ा मुकद्दस मुकाम है तीन मज़हब के मानने वालों के लिए, हिंदुओं के, बुद्ध मत के और जैन के और बून के। ये मुख्तलिफ मज़ाहब के मानने वाले जो हैं वो इस झील में बड़ा वो समझते हैं कि ये बड़ी मुकद्दस झील है। यहाँ से चार दरिया निकलते हैं और चारों बड़े दरिया, दरिया सिंध निकलता है, दरिया ब्रह्मपुत्र निकलता है, दरिया सतलुज निकलता है, दरिया करनाली निकलता है। कोई दरिया इसका जो है वो एक नेपाल में जाता है, एक दरिया इसका जो है वो पाकिस्तान में आता है, इंडिया में जाता है, दूसरा सिंध जो है वो कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान में आता है, और एक ब्रह्मपुत्र जो है वो चाइना में जाता है, चाइना से वो जाता है इंडिया में। अच्छा, जिस जगह से ये इंडिया की तरफ मुड़ता है ना, वहां पे चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा डैम प्लान किया हुआ है। सबसे बड़ा डैम चाइना वहां पे इतना बड़ा डैम बनाने जा रहा है। ये साइट में आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूं। ये आप देखें ना, द डैम डेल्हिमा, ये जनाब लिखा हुआ है और ये इंडिया से मैंने पेज उठाया है क्योंकि इसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते रहते हैं। ये जिस जगह पे दरिया घूम रहा है ना, इसके नजदीक एक पॉइंट है जहां पे चाइना अब ये चाहता है कि वो डैम बनाए और बहुत बड़ा डैम बनाए, और इंडिया को इस डैम से बड़ी तकलीफ है। चाइना जो है वो इसको यार्लिंग टसेंगपो कहता है, यार्लिंग टसेंगपो, यानी वो इस दरिया को इस नाम से बुलाता है। तो वो कहते हैं यहाँ पे हम बनाएंगे बहुत बड़ा डैम और चार जगहों पे उससे हम बिजली पैदा करेंगे और ये चाइना का भी सबसे बड़ा डैम हो जाएगा और इतनी बिजली पैदा करेगा कि सारे डैम्स का रिकॉर्ड टूट जाएगा। ये चाइना यहाँ पे इस दरिया पे करना चाहता है, लेकिन इससे प्रॉब्लम आ जाएगी भारत को कि अगर ये डैम का पानी चाइना रोकता है तो इन केस कि पानी की किल्लत होती है तो भारत का जो साउथ एरिया है वहां पानी नहीं पहुंचेगा और वहां पे खुशकिसाली आएगी, और यही सूरत हाल फिर नीचे बांग्लादेश के साथ भी हो जाएगी। तो क्या चाइना ये काम करने वाला है या ये काम करने जा रहा है? इंडिया लगातार इस बारे में बहुत परेशान है और ये इशू याद रखिएगा, आप दरिया सिंध के इशू के साथ जोड़कर नहीं देख सकते। ये दोनों अलग अलग इश्यूज हैं। जिस तरह भारत पाकिस्तान से बुलंदी पर है, यानी मकबूजा कश्मीर का इलाका पाकिस्तान के जो कश्मीर के एरिया है उनसे ऊंचा है, लिहाजा मकबूजा कश्मीर में अगर वो पानी रोकते हैं या उधर से पानी को मोड़ते हैं तो पाकिस्तान को नुकसान होता है। इसी तरह जो चाइना के पास इलाके हैं वो भारत से ऊंचे हैं, तिब्बत का एरिया है, वहां से ये शुरू हो जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं। मानसरोवर लेक मैंने आपको बताया। यहां पे एक और जगह भी है बड़ी इंटरेस्टिंग, ये देखें आप, ये पहाड़, ये गोल्डन सा आपको नजर आ रहा होगा, दो पहाड़ों के बीच में, इसे कैलाश कहते हैं। आपने देखा होगा इंडियन फिल्मों में वो कहते हैं जी हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। ये नीचे आपको औरतें भी जाती हुई नजर आ रही हैं इस पहाड़ की तरफ, ये बहुत सारी हिंदू औरतें जा रही हैं कि जी हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। तो ये जो है ना, ये लेक और ये वाला जो पहाड़ है, इस जगह पे इन्होंने टेंपल बनाया हुआ है और इनका ये मानना है कि इनका एक भगवान शिव वो यहाँ पे उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें इन्होंने वो बनाई हुई हैं और इनके पास पूरी एक मिथ है जिसकी बुनियाद पे समझते हैं कि ये जैसे
मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैवल करते हैं अपने मजहबी फरीज़े के लिए। मुसलमान जो हैं हम लोग मक्का और मदीना जाते हैं, जो सिख हैं वो पाकिस्तान में आते हैं ननकाना साहब में और मुख्तलिफ जगहों पे, पंजा साहब में और पता नहीं और जगह भी है, एक करतारपुर भी है। तो इसी तरह से जो क्रिश्चियंस हैं वो उधर जाते हैं वेटिकन सिटी में और मुख्तलिफ जगहों पे, और जो ज्यूज़ हैं वो जाते हैं यरूशलेम में। और इसी तरह जो है ये हिंदू ये जाते हैं जी इधर ऊपर मानसरोवर लेक और ये जो झील है एक बहुत बड़ी वहाँ पे, और ये कैलाश जो एक माउंटेन है वहाँ ये जाते हैं और जाके वहाँ पे अपनी इबादत करते हैं। बड़ा लंबा इनका ये सफ़र होता है और ये उस सफ़र पे पहुँचते हैं, और इसी सफ़र पे जाने के लिए इनका एक झगड़ा चला रहता है कुछ इलाकों को लेकर जो नेपाल के पास है। तो ये चाहते हैं कि ये रास्ता सारा इनका अपना हो जाए और नेपाल उस रास्ते को छोड़ दे, ये नेपाल को बाईपास करके सीधे पहुँच जाएँ। लेकिन नेपाल का वहाँ कंट्रोल है, काला पानी है, लीपू लेक है और लिम्पियाधुरा है। 3 इलाके मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने इन पे काम किया था। इन 3 इलाकों पे नेपाल में और इंडिया में भी एक झगड़ा है। तो इंडिया का नेपाल के साथ भी और चाइना के साथ भी झगड़ा ये ऊपर तिब्बत के इलाकों की वजह से है, जहां से ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है वो शुरू होता है। तो इसकी उनके लिए एक मजहबी हैसियत भी है, दूसरा उनकी मईशत खास तौर पे उनकी जो ज़राअत है उसका एक बड़ा दारोमदार इसी दरिया के ऊपर है, और बांग्लादेश का तो पूरा ही इसके ऊपर है। तो क्या चाइना ये बहुत बड़ा डैम बना देगा? चाइना ने प्लान तो किया हुआ है, रन ऑफ द रिवर अगर वो बना देते हैं और पानी को नहीं रोकते तो फिर तो सबका फायदा होगा। लेकिन अगर वो पानी को स्टोर करते हैं और बहुत ज़्यादा पानी रोकते हैं और उसका रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं, इसी मोड़ से उसको कहीं और मोड़ते हैं, तो फिर भारत को और बांग्लादेश का बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मैंने पिक्चर आपके सामने रखी है, इन चीज़ों पर हम बात करते रहेंगे फ्यूचर में भी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।